अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, डोनाल्ड लू की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेशी से क्या जो साइफर कहानी है ये क्लियर हो गई है, मामला ख़त्म हो गया है, क्योंकि कांग्रेसमैन के सामने दिए गए डोनाल्ड लू के जवाबात को पाकिस्तानी सियासत में अपने अपने अंदाज से देखा जा रहा है, अपने अपने हिसाब से तज्जिए भी किए जा रहे हैं, तबसरे भी किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ और अमेरिका में पाकिस्तानियों का मानना है कि डोनाल्ड लू अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के सामने जवाबदेह होना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जबकि नाकदीन इस पेशी को साइफर कहानी के झूठे होने की दलील मानते हैं। वैसे तो बुध के रोज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से अमरीका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से बहुत से सवाल किए गए, मगर साइफर के ज़रिए रजीम चेंज के सवाल को सबसे ज़्यादा हमने देखा उस सारी हेयरिंग में बड़ी एक अहमियत हासिल थी, जिस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि बानी PTI की साइफर से मुतालिक कहानी सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी साइफर के इल्ज़ाम को झूठ करार दे चुके हैं, मगर इस जवाब पर PTI के हामी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर साइफर कहानी झूठी थी तो फिर से डिमार्च क्यों किया गया था। PTI क़यादत ये भी पूछ रही है कि अगर साइफर झूठ था तो फिर इमरान खान को इस केस में सज़ा क्यों सुनाई गई, फिर तो इमरान खान की अब रिहाई बनती है। डोनाल्ड लू से दोबारा सवाल किया गया कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया जाना उनकी रूस से बढ़ती हुई कुर्बत का नतीजा तो नहीं था क्या। तो डोनाल्ड लू की तरफ से एक बार फिर से नफ़ी में जवाब आया और इसको भी उन्होंने कहा गया ये सरासर झूठ है। डोनाल्ड लू से पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली को लेकर भी सवालात हुए। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगी की तहकीकात को गौर से देख रहे हैं, इलेक्शन में मदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। हालिया इंतखाबात से मुतालिक कभी फ्री एंड फेयर की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत की कानूनी हैसियत का ताल्लुक बेज़ाब्तगियों की तहकीकात पर है। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन के दिन इंटरनेट की बंदिश पर तशवीश है। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से बेज़ाब्तगियों के जो जिम्मेदार हैं उनका एहतसाब करे। इसी समाअत के दौरान डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में इजहार राय और एक्स पर भी पाबंदी की बात करी। उन्होंने कहा कि एक्स पर पाबंदी से मुतालिक अमरीका पाकिस्तान से आला सतह पर बात कर रहा है। डोनाल्ड लू से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू होने से मुतालिक जब सवाल हुआ तो उस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका ये मंसूबा रुकने पर काम कर रहा है। हमारी रेड लाइन है कि अगर पाकिस्तान ईरान के नज़दीक होगा तो ये अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके लिए ये नुकसान का बायस हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या इस मंसूबे को रोकना पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी नहीं है। नाजरीन, ये तो तय है कि डोनाल्ड लू की ऐवान नुमाइंदगान में पेशी ना तो अदालत में पेशी थी और ना उन्हें इस हवाले से किसी मुकदमे का सामना है और ना ही किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मगर फिर भी शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के किसी मसले को लेकर किसी अमरीकी ऑफिशियल से इस तरह इस सतह पर पूछगछ होती हुई हमें नजर आई है। दूसरा, इस जो क्वेश्चन आंसर सेशन था इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान के रियासती मामलात में अमेरिका किस हद तक अपना इन्फ्लुएंस रखता है, क्योंकि जिन सवालात को डोनाल्ड लू बड़ा वेल लिफ्ट करते नज़र आ रहे थे कि जवाब देते भी ये कहते सुने गए कि इस मसले पर अमेरिका की नज़र है और वो इस पर बात करेंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हम अपने मामलात में कितना आज़ाद हैं और साइफर केस का जो मामला है, डोनाल्ड लू के इस बयान के बाद इमरान खान पर साइफर केस की क्या हैसियत रह जाती है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। एतजाज़ अहसन साहब, अब जो हेयरिंग हुई, डोनाल्ड लू से जो सवालात पूछे गए वो दो तरीकों के सवालात हैं। एक तो बेज़ाब्तगियों के बारे में वहाँ पर बात हुई, जो इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए उस हवाले से बात हुई, और दूसरा साइफर में जो रजीम चेंज के हवाले से सवालात होते रहे जिसकी बार बार नफ़ी की डोनाल्ड लू ने। अब यहाँ पर अपने अपने तरीके से हर कोई तज्जिया कर रहा है, तबसरा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अपनी जीत करार दे रही है और नून लीग इसे अपनी जीत करार दे रही है। आप क्या समझते हैं डोनाल्ड लू के इस इनकार के बाद कि साइफर था, ऐसा कोई साइफर था ही नहीं, झूठ सारी ये साजिश के जो इल्ज़ामात है सब झूठ था, तो इमरान खान पर साइफर मुकदमे की आप क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इस साइफर के, जिसको मैं बहुत पहले से साइफर को सिफर कह चुका हूँ और अब इससे और तकवीत पहुँची है मेरे इस तज्ज़िये की, जायज़े की को और तकवीत पहुँची है डोनाल्ड लू की बातचीत से। क्योंकि आप देखें इस साइफर को, जहाँ तक तो हम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की सबसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से मुतल्लिक
सबसे जो अहम इदारा है और बालातर इदारा है वो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सदारत करते हैं वज़ीर आज़म, और उसमें आर्मी चीफ और दूसरे चीफ्स भी बैठते हैं और उसमें DGISI भी होते हैं, DGMI भी होते हैं। ये मतलब है इंटेलिजेंस की इससे बड़ा इदारा या अथॉरिटी हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अब उस सिक्योरिटी कमेटी ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा इस साइफ़र का जायज़ा लिया खुद बराह रास्त, और इस नतीजे पे निकली कि ये साइफ़र में इसके जो मंदरजात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और उसकी बुनियाद पर क्योंकि उसमें सफ़ीर जनाब असद मजीद साहब ने ये कहा था, फरमाया था कि उनको डोनाल्ड लू ने कहा कि आप अपने वज़ीर आज़म को हटाएं और कल ही हटाएं ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन में, वरना हम नाराज़ रहेंगे आपसे और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये अल्फाज थे। अब आप देखें कि इसके बाद हमारी पोजीशन तो वाज़े हो गई। हम तो साइफ़र के साथ खड़े हैं कि जो कुछ उसमें कहा दुरुस्त कहा असद मजीद ने, और असद मजीद को ये वार्निंग दी गई। असद मजीद को कहा गया कि आप अपने वज़ीर आज़म को बदलें, और सिक्योरिटी कमेटी ने कहा होता अमेरिका कौन होता है ये हमें इस तरह डिक्टेट। लेकिन इसी असद मजीद ने एतजाज़ अहसन साहब पिछले साल 28 अगस्त 2023 में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत जब FIA में बुलाया गया, वहां उन्होंने ये बयान दिया कि 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास पे सिर्फ डिमार्च का फैसला किया गया। कोई साजिश साबित नहीं हुई थी, कोई साजिश की बात नहीं की गई थी। हाँ, डिमार्च का फैसला ज़रूर हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है। नहीं, आप देखें डिमार्च का जो फैसला हुआ वो किस बात पे हुआ। फिर एहतजाज अगर साजिश नहीं थी हमारे मुताबिक, हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारा अंदाज़ा हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अंदाज़ा या दुरुस्त है या डोनाल्ड लू दुरुस्त बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये हमें फैसला करना है। अब अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सारे वाक़यात में और उनके सामने बयान देता है, ये असद मजीद भी जो सफ़ीर था जिसने ये साइफ़र भेजा, वो जो इसका मुसन्निफ़ है इस साइफ़र का, और जिसने वो रिपोर्ट की, वो बातचीत जो गुफ्तगू हुई डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान, अगर तो असद मजीद ये मान ले कि उसने गलत बयानी की है साइफ़र में, तो फिर तो ठीक है, फिर डोनाल्ड लू सच्चा हो गया और पाकिस्तान झूठा हो गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने, और मैं रियासत के बाला इदारे को यूँ पाकिस्तान कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान नहीं होता, एक इदारा है, पर इंटरनेशनली अगर कोई तय कर रहा हो इस मामले को तो वो कह के पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, और पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया कि ये जो कुछ साइफ़र में लिखा है ये दुरुस्त है, डोनाल्ड लू ने ये धमकी दी है, उसके नतीजे में वज़ीर आज़म को वोट आउट किया गया है, और वो जो वोट आउट करने वाले, अब वो साइफ़र उसने ज़ाहिर है कसदन तो वज़ीर आज़म को नहीं भेजा होगा ना, कसदन तो नहीं भेजा होगा, वो तो नॉर्मल रूटीन में 5-6 आदमियों को जो जाता है उसमें वज़ीर आज़म भी आ गया तो उसमें वो आ गया, वरना वज़ीर आज़म को तो वो तो बता रहा है कि जी आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है कि आप हट जाएं, वो तो उसने भेजा होगा आर्मी चीफ को और DGISI को। जिसको पैगाम मिला वही बात करने को तैयार नहीं है। अब तो PTI को इंतजार है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद तो अब असद मजीद को सामने आकर बिल्कुल वजाहत देनी चाहिए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से ना कोई तस्दीक तरदीद कुछ भी सामने नहीं आया इसके बाद से। नहीं, वो तो नहीं देगा, उसको तो कोई कानूनी तौर पे मजाज अथॉरिटी ही बुला सकेगी, बुलाएगी, तो वो क्यों आएगा। उसने तो एक साइफ़र लिखा है, उसमें एक दास्तान लिखी है,
डोनाल्ड लू दूसरी उसकी बिल्कुल तरदीद कर रहा है। अब वो उसमें आके अमेरिका के ख़िलाफ़ भी बयान देना उसको सूट नहीं करता होगा। उसके ज़रूर फॉरेन ऑफिस में इतनी हाई पोजीशंस में रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहा है, उसके बाहर ताल्लुकात होंगे अच्छे भले, लॉबी होगी उसकी, अमूमन तो होती है। तो वो अब वो क्यों इस तरह आएगा, वो तो बैल मुझे मार वाली बात है ना। चौधरी साहब, ये आपको पता है साइफर का मामला ही एक ऐसा मामला जहां से कहानी सारी शुरू होती है। साइफर का मामला ही था जो इस मुल्क को 9 मई की नहज तक लेकर गया, और जो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और जो आज तक हो रहा है ये हम सब के सामने है। तो अब जो यही तो कल बाबर अवान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर तो डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं कि कोई साइफर इसमें ऐसा कोई था ही नहीं, फिर तो मुकदमा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। दोनों सूरत हाल में मुकदमा, वो कहते हैं इमरान खान पर, फिर साइफर कब खत्म हो जाना चाहिए, सजा खत्म होनी चाहिए। क्या बात दुरुस्त कर रहे हैं बाबर अवान साहब? ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं भी यही इसी ओपिनियन का हूँ, इसी राय का हूँ, और कह भी चुका हूँ, पहले बात कर चुका हूँ एक दो और दोस्तों से, वहाँ मीडिया वालों से। तो ये तो मतलब है कि वो केस तो मैं पहले ही सिफर उसको कहता था, जिस तरह वो खड़ा था केस मुकदमा, वही सिफर था, क्योंकि साइफर के बारे में ये कोई ऐसी बात उस साइफर में नहीं थी जो खुफिया रखना मकसूद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको अफशा करना ज़्यादा रियासत के लिए बेहतर था, और अफशा किया गया तो रियासत के लिए बेहतर था, और यही वज़ीर आज़म किसी को करना चाहिए। अगर उसको ये पता लगे, चलिए गलत पता लगा इस सूरत हाल में, पर उसको अगर ये इतला मिले कि उसको उसकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ कोई गैर मुल्की ताकत कोई मंसूबा बना रही है या कोई हिदायत दे रही है पाकिस्तान के पब्लिक सर्वेंट्स को, सिविल सर्वेंट्स को या मिलिट्री सर्वेंट्स को, वो उनको कोई हिदायत दे रही है, तो वज़ीर आज़म को शेयर करना चाहिए, नेशनल टीवी पे आके बात करनी चाहिए जहाँ भी कर सके। और वज़ीर आज़म के हल्फ के ये ऐन मुताबिक है। वज़ीर आज़म का हल्फ 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा है कि मैं सब कुछ खुफिया रखूँगा, दूसरा है कि मैं बताऊँगा, वो लोगों को बताऊँगा जो मेरे फ़राइज़ मनसबी के मुताबिक के लिए ज़रूरी हुआ और अपने फ़राइज़ को अंजाम दही के लिए ज़रूरी है, वो मैं बताऊँगा। ये हल्फ लेता है वज़ीर आज़म। तो ये तो पहले ही कुछ नहीं था मुकदमा बानी PTI के ख़िलाफ़, तो अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया। अब तो वो जिस डॉक्यूमेंट में जिस पे तकिया था इस्तगासे का, वही साइफर हवा देने लगा है। अच्छा, इसके अलावा डोनाल्ड लू ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के हवाले से भी उनसे सवाल भी हुआ, उस पर उन्होंने बड़ी बात भी की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के रोज़ मकामी इंतखाबी निगरान तंजीमों ने कहा कि उन्हें मुल्क भर में आधे से ज़्यादा हलकों पर वोटिंग की गिनती के अमल की निगरानी से रोका गया। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद मोबाइल डाटा सर्विस बंद की गई, जिसका मकसद आवाम की सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लीकेशन तक रसाई को रोकना था। मतलब कि अमरीका ने अपने कंसर्न शो किए हैं कि इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो बात IMF को ख़त लिख कर इमरान खान ने की कि आप तब तक कर्जा ना दें, मशरूत करें जब तक इसकी तहकीकात नहीं हो जाती। तो आपको लगता है कि अमेरिका के प्रेशर से ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, या पाकिस्तान को इसको संजीदा लेना चाहिए? नहीं, अमेरिका का उस तरह भी प्रेशर पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए। अगर असद मजीद को हिदायत जो देने की कोशिश की है डोनाल्ड ब्लू में, और ये तसव्वुर अब मिलता है कि उन हिदायत पे ही चलकर बाकी जो मामलात बदले और उसी राह पे चल पड़ी रियासत और हुकूमत, जिस राह पे डोनाल्ड लू ने उन्हें लगाया था। लेकिन ना उस वक्त उनको हमें प्रेशर या दबाव में आना चाहिए था, ना किसी इलेक्शन को हमें बिल्कुल कलअदम करार देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, वज़ीर आज़म और सदारती इलेक्शन के बाद अगला महाज सेनेट और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का है। आधे सेनेट यानी 48 सीटों पर इलेक्शन के बाद सेनेट में इत्तेहादी हुकूमत का गलबा होगा या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मैदान मारेगी। इसका हतमी फैसला तो 2 अप्रैल को खुफिया रायदही से होगा।
माजी में खुफिया राय दही की वजह सेनेट इलेक्शन में बड़े अपसेट देखने को मिले। हमेशा ये खदशात रहे हैं कि इस खुफिया राय शुमारी की वजह से नताइज तब्दील होने के खदशात हमेशा से ये रहे हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? आज़ाद जीतेंगे या सियासी जमातें जो हैं उन्हें अपसेट देखने को मिलेगा? सेनेट इलेक्शन में पंजाब और सिंध की 12-12, केपी और बलूचिस्तान की 11-11, जबकि इस्लामाबाद की 2 सीटों पर इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो ज़ाहिर है अब ये उरूज पर हम देख रहे हैं। केपी में तो वफाकी इत्तेहादी हुकूमत और अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत के दरमियान एक हम महाजराई भी देख रहे हैं, जहां सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने पर गवर्नर और सूबाई हुकूमत आमने सामने हैं। वजह यह है कि सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की सीटों पर नंबर गेम इत्तेहादी हुकूमत के हक में है, लेकिन असल मुकाबला पंजाब में होगा, केपी में होगा, जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज़ाहिर तगड़ी एक पोजीशन में है। केपी की सूरत हाल इससे दिलचस्प है कि वहां तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत भी है। केपी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 91 सीटें हैं, अपोजिशन जमातों के पास 27 है, जबकि ख़वातीन और अक़लियतों की 24 मखसूस नशिस्तों पर हल्फ होना बाकी है। और इसी वजह से अभी मामला जो है वो बड़ा मतनाज़े बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिज़र्व सीट के मामले पर जो सारा वो मामला कोर्ट में लेकर गए थे, वहाँ से भी उनको शिकस्त मिली और कहा गया कि बाकी जो जमातें हैं उनको ये दे दी जाएँ सीटें। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अब अगली जो सियासी चाल है या जो करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सूबाई असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए और अपोजिशन को मिलने वाली मखसूस सीटों पर हलफ बर्दारी से रोका जाए। आज भी इसीलिए इजलास नहीं होने दिया गया। नंबर गेम को देखा जाए तो केपी में सेनेट की 1 सीट जीतने के लिए 16 वोट दरकार हैं। अगर सूबाई हुकूमत रिजर्व सीट्स पर अपोजिशन को हल्फ नहीं उठाने देती तो सेनेट की 11 में से 9 सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जीत सकती है और अपोजिशन के हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें आएंगी। अगर अपोजिशन हल्फ उठाने में कामयाब हो गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 6 से 7 सीटें, जबकि अपोजिशन 4 से 5 सीटों पर मैदान मार सकती है। अब यही वो जंग है जिस पर गवर्नर केपी ने आज 3 बजे सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया तो सूबाई हुकूमत ने इस पर एतराज़ उठाया कि असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार गवर्नर के पास नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाह रही है कि इस पर हम अदालत से रुजू करेंगे। स्पीकर ने इजलास बुलाने की बजाय लीगल टीम का इजलास बुलाया है ताकि गवर्नर का जो दायरा कार है इजाज़त उसका जायज़ा लिया जा सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर अब अदालत जाने का इंदिया दिया है। क्या कहते हैं कुंडी साहब, ज़रा देखिए। आज अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अदालत से भी रुजू कर रही हैं, हम इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे ताकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया जाए। 2 तारीख को जो सेनेट के इलेक्शन है, जो मेंबरान नए मुंतखब हुए हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें। आज वो गैर कानूनी और गैर आईनी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। इसी में मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके पास। कुंडी साहब, बड़ी हैरानगी की बात है, बदकिस्मती भी है कि अब असम्बलियों के इजलास बुलाने के लिए भी अगर हमें अदालतों में ही जाना है सियासतदानों को, तो सियासतदानों का फिर क्या रोल है? फिर जो वोट लेकर सियासतदान आते हैं असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, अब इन्हें अपने लिए भी अब अदालतों में जाना पड़े कि इजलास नहीं बुलाए जा रहे, तो ये कैसे चलेगा ये सियासी सेटअप जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ये अफसोसनाक अमर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो फॉर्मर पीटीआई भी थी, कौमी असम्बली में, बाकी असम्बली में तो बड़ा शोर शराबा करती है, आइन की बात, बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करती। आज जब रिजर्व सीटों का मामला आया और उनकी वोट टेकिंग की बात आई तो आज सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा चाहती है कि वो रिजर्व सीटों वाली जो खवातीन है या अक़लियत के हमारे मेंबर हैं वो वोट न लें। क्यों न लें? ताकि उनको सेनेट में 1 का सीट ज्यादा मिल जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वोट न लें। हमने उनसे पहले भी स्पीकर से हमारी अपोजिशन की जमातों ने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि आप सेशन कॉल करें, उन्होंने कमिटमेंट की, उसके बावजूद भी उन्होंने सेशन कॉल नहीं किया, हुकूमत के प्रेशर में आए। फिर हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप स्पीकर से बात करें, सूबाई हुकूमत से बात करें कि हो, तो गवर्नर ने अपना सेशन कॉल किया जिसका आज जो उसको आज नहीं करने दिया, स्पीकर ने वो इजलास नहीं बुलाया। हम आज अदालत में भी गए हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, हम पेशावर हाई कोर्ट में गए। पेशावर हाई कोर्ट ने ही ये रिजर्व सीटें जो हैं ये कहा है कि जो जमातें मौजूद हैं उनके अंदर तकसीम होनी चाहिए। तो वो चीज जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ली थी उसको रिजेक्ट करके हमारे हक में फैसला किया था। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आप अगर बहुत ही जमहूरियत खेलने के वो हैं और बहुत जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं तो ये जो हक है जो रिजर्व सीटों का है, उनके जो वोट देने का हक है, उनसे उनको महरूम नहीं किया जाए और वो सेनेट के इलेक्शन में जो है वो उसको वोट कास्ट करने दिया जाए।
अगर एथिकली देखा जाए तो ये आप नहीं समझते ये सीटें बनती उनकी हैं? बिल्कुल नहीं बनती हैं। मैं बिल्कुल इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बनती हैं। एक आज़ाद टोला जो कि बेनामी टोला था, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। उस इत्तेहाद काउंसिल में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, जिसका अपना लीडर जो है उसको अपने पार्टी पे एतमाद नहीं था और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा था, अपने पार्टी के निशान पे भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। उसने कोई रिजर्व सीटों की जो है लिस्ट जमा नहीं कराई थी, कोई उसने अपने जो है वो रिजर्व सीटों के हवाले से उसने कोई नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा नहीं कराए थे, जैसे उनको कोई हक नहीं बनता था कि हो गया। हाँ, और जमातें भी मौजूद थी उनके साथ अगर वो शामिल गए। प्रॉब्लम ये है फॉर्मर पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उन्हें हमेशा चीजें प्लेट में मिली हैं, उनके मुंह में निवाला डाला गया है कि आप जाके खाएं। लिहाजा अगर जो कुछ भी हुआ है वो सब सिर्फ यहाँ पर जो है वो बयान देने के हद तक बड़े वो होते हैं कि हम बयान दें, टीवी कवरेज हो, उनकी मीडिया कवरेज हो, उसके बाद उनका कोई होमवर्क नहीं है। चाहे उनका निशान गया है, चाहे उनकी पार्टी बैन हुई है, चाहे इनके साथ ये रिजर्व सीटों का मामला है, क्या इनको नहीं पता था कि इनको रिजर्व सीटें नहीं मिलनी अगर इन्होंने इस किस्म की पार्टी ज्वाइन की? तो उन्होंने खुद इसको चूज किया, आज वो खुद भुगत रहे हैं। अगर वो कोई और पार्टी ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर दे जिनके पास रिजर्व सीटों की लिस्ट मौजूद थी तो उनको रिजर्व सीटें मिल जाती। जैसे उन्होंने जानबूझ के ऐसी तो पार्टी 10 दिन रह गए हैं, 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो तब तक आप समझते हैं ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि हो जाएगा। हम आज अदालत में भी गए हैं, उस अदालत में गए हैं जिन्होंने हमारे हक में फैसला किया था, पेशावर की हाई कोर्ट ने 26 तारीख को एक डेट दी। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला करे। उससे पहले अगर हुकूमत समझती है कि बड़े जमहूरियत है और बड़े अपने जमहूरी चैंपियन कहते हैं, बड़े हमें जो लेक्चर देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो है सुबह असम्बली का इजलास कॉल करें, हमारे जो मेंबरान हैं उनसे हल्फ लें और फिर जो है वो सेनेट का इलेक्शन में वो वोट कास्ट करें। मैं यहाँ पर आपने एक रेशोस बताई है सेनेट के हवाले से, वो 16 नहीं है, वो 21 है। 21 वोट पे आपकी एक जनरल सीट बन रही है। लिहाजा जो है 21 नंबर जो है उसमें होते हैं, उसमें पॉइंट्स होते हैं, तो 21 मेंबर जिसके पास होगी एक जनरल सीट निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये रिजर्व सीट आती है तो इंशाल्लाह की जमात इकट्ठी होकर, लेकिन आप देखें ना केपी की 11 निशिस्तों के लिए कुल उनके जो 115 सूबाई निशिस्तों जो हैं टोटल, उसको हम 7 से अगर देखें तो 16 अरकान को एक सेनेटर नहीं चुनना। नहीं 21 है, 143 का वो अभी आप रिजर्व का मिला के कह रहे हैं ना? जी, तो वो तो अभी मामला सॉर्ट आउट होना है। मामला सॉर्ट आउट होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो उसी के साथ ही मैं कह रहा हूँ कि 143 सीट्स है, उसमें आपने 21 मेंबरान ने वोट करना है। और जो है उसमें हमारा ये है कि अगर हम अपोजिशन जमात इकट्ठी होती है तो हम 3 जनरल की सीटें, एक टेक्नोक्रेट और एक फीमेल की सीट जो है लेडीज की सीट हम इंशाल्लाह जीत सकते हैं। सही, अगर देखा जाए सेनेट के इंतखाबात ज़ाहिर है 2 जमा 2 4 ही समझ में आते हैं, लेकिन हर दफ़ा ये इतने मतनाज़े हो जाते हैं सिर्फ एक खुफिया राय शुमारी की वजह से। अब भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए सेनेट का जो है, एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेट है बलूचिस्तान में भी और केपी में भी एक और किस्म का इलेक्शन होता है और उसमें जो है सीक्रेट बैलेट भी होता है और हमेशा जो है वो अपसेट भी होता है और सरप्राइज भी मिलते हैं। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि, और इसमें मैं समझता हूँ, देखें सियासत अपनी जगह पे, अगर हुकूमत और अपोजिशन बैठ के मामलात को खुशूसलूबी के साथ हल कर लें तो ये चीज़ नहीं हो सकती। आप देखें जब माजी में हमारी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, हमने मेजोरिटी जो सेनेट के इलेक्शन थे वो बिला मुकाबला कर रहे थे। आपके इतने मेंबर्स बनते, इतना आपको हिस्सा बनते, आप ले लें, ये जो लड़ाई झगड़ा इसको छोड़ दें, पैसों की सियासत ना चले। तो ये पैसों की सियासत कैसे शुरू हुई फिर? इसी दौर में सियासतदानों ने शुरू की ना। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अगर आज भी हम ऑफर करते हैं हुकूमत को, अगर हुकूमत अपोजिशन के साथ केपी में बैठना चाहती है, हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं। जितनी सीटें हमारी बनती हैं हमें दे दें, जितनी उनकी बनती है वो ले लें और खुशबू के साथ इलेक्शन हो जाना चाहिए। नहीं, ये कौन सा फिर मुश्किल फार्मूला है? इत्तेहादी हुकूमत विफाक में बैठी है, सारी जमातें मिलकर फैसला करें, जो 2 जमा 2 4 बनता है, केपीके में जिसकी बनती है उनके नंबर्स के लिहाज से उनको दे दें, पंजाब में जिसकी बनती है उनको दे दें, सिंध और बलूचिस्तान में जिसकी बनती है आप उनको दे दें। ये तो इतना आसान है। अब तो कौन सा किसी एक पार्टी की हुकूमत है विफाक में, सब मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। मैं तो इस वक्त केपी हुकूमत की ऑफर कर रहा हूँ, मरकज में तो मैं प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह ताला, वरना बाकी सूबों में प्रॉब्लम है। जो है मैं समझता हूँ कि अगर बैठ जाते हैं खुशबू के साथ और ये मसला हल हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो फिर कंपटीशन है, फिर देखते हैं कौन कितनी सीटें जीता है, किस तरीके से जीता है। फिर तो कंपटीशन में तो फिर आपको मोहब्बत और जंग में फिर हर कुछ चीज़ जायज़ होती है, तो फिर देखते हैं क्या होगा। सियासत में इस तरह जायज़ नहीं होना चाहिए। पैसा मोहब्बत और जंग में तो चले बात समझ में आती है, सियासत में पैसे को जायज़ करना और ये मिसाल दे के करना मेरा ख्याल ये दुरुस्त नहीं, मैं नहीं समझता कि पैसे की सियासत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसको अभी भी इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आज भी
इसीलिए मैं ऑफर कर रहा हूँ हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की, कि अपोजिशन के साथ वो बैठे, जितनी सीटें जिसकी बनती हैं उसको हम तकसीम कर लेना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ, हम तो ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे पैसे की सियासत होनी चाहिए या हम वो करेंगे, हम तो ऑफर कर रहे हैं हुकूमत को। अब देखते हैं कि हुकूमत इसका क्या जवाब देती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं होता तो इंशाअल्लाह ताला 5 सीटें जो है वो अपोजिशन की जमातें, ये रिजर्व सीट अगर हमारे पास आती हैं, वोट लेते हैं, तो 5 सीटें इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। अच्छा, अगर रिजर्व सीटें आप लोगों को मिल जाती हैं तो केपी से 5 सीटें आप आसानी से ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, अब जरा बात कर लें IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है स्टाफ लेवल का। कल SIFC का इजलास भी हुआ जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने इंदिया भी दे दिया कि बड़े मुश्किल फैसले करने हैं, कड़वे फैसले करने हैं हमको। अब जाहिर है जिसका मतलब यह है कि IMF के साथ जब जब मुआहदा हुआ, एक महंगाई का तूफान आया है। गैस महंगी होने की सूरत में, बिजली महंगी होने की सूरत में, हर तरह का महंगाई का तूफान आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, IMF के साथ एक बड़ा मुश्किल जो है वो एक फैसला है जो कि इस हुकूमत ने करना है। उसके बाद आपका बजट भी आना है। हमने हुकूमत को यही मशवरा दिया और इंशाल्लाह देंगे। और जब हम बैठेंगे एज इत्तेहादी जमात के, बिल्कुल हमें मुश्किल फैसला तो करना है, साथ साथ हमें आवाम को भी देखना है, उनको भी जो है वो होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और ऑप्शन पे भी देखना पड़ेगा कि हम हुकूमत में रहते हुए जो है हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ का जो है हम उसके ऊपर वर्कआउट इंशाल्लाह कर रहे हैं। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम आवाम को जो है वो इस IMF के उसके बाद और बजट में जो है आवाम को रिलीफ दें। और क्योंकि अब ऑलरेडी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आवाम हुकूमत की तरफ देख रही है, अपने इलेक्टेड। वो बात ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि कोई भी जमात हो IMF के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और अगर नून लीग, जाहिर है आप लोग तो वजारतों में है नहीं, और नून लीग बिल्कुल IMF के मुताबिक, उनके फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? देखिए, हुकूमत ने IMF के पास तो डेफिनेटली जाना है। और मैं अब कबल अज़ वक्त है कि आपको कहूँ कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आवाम को रिलीफ नहीं कर दें इस उसमें हुकूमत से। और बिल्कुल हम उनके साथ बैठेंगे। हुकूमत को भी इस चीज़ का एहसास है और हम इंशाल्लाह हम इस पर प्रेशराइज करेंगे हुकूमत को कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ होना चाहिए। मुश्किल फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किल फैसला नहीं है। IMF के पास भी जाना एक मजबूरी है, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। लिहाजा हमारी कोशिश होगी पूरी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम को दे सकें। मुशावरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशावरत में क्यों नहीं शामिल होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली इस मशावरत में शामिल होगी। हुकूमत हमसे डेफिनेटली इस पे मशवरा लेगी। अगर हुकूमत हमसे सपोर्ट चाहेगी इस इशू पे तो डेफिनेटली मशावरत में भी शामिल करेगी। सही। फैसल करीम कुंडी साहब का नाम गवर्नर KP के तौर पर सामने आ रहा है। कितने चांसेस है कि कुंडी साहब आने वाले दिनों में गवर्नर KP के बन जाए? देखिए, टीवी में जो है मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ 4-5 नाम चल रहे हैं। अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, तो हमारी लीडरशिप ने बैठना और इस पर फैसला करना है कि वो किसको गवर्नर बनाते हैं, किसको नहीं बनाते। तो पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन नाम तो आपका शामिल है ना? मैंने मीडिया के जरिए देखे 4-5 नाम खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं। पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। ठीक है। जो सिंध में गवर्नर का मामला है, MQM आज भी ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट है। जो MQM चाहती है कि कामरान टिसोरी को ही गवर्नर हम लोग आगे देखना चाहते हैं। जो खुशबख्श शुजात साहबा हैं उनका नाम पता नहीं कौन दे रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट है? नहीं, इसमें कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रुकावट नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान का गवर्नर PMLN ने बनाना है। PMLN ने वहाँ पे अगर गवर्नरशिप MQM को देनी है, उनका अपना प्राइवेट है, वो जिसको भी बनाए। हमारे लेकिन जाहिर है हुकूमत तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना सिंध में, तो आप लोगों की कोशिश तो होगी कि एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंफर्ट लेवल हो। देखें, इंशाअल्लाह ताला हमारा कंफर्ट लेवल हर किसी के साथ होगा। हमारा कभी ये राय नहीं रही है कि आप जो है टिसोरी साहब को रिप्लेस करें, किसी और को बनाए। हमने कोई लिस्ट दी है कि आप इन लोगों में से गवर्नर बनाए। एज सच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। PMLN और MQM जो भी गवर्नर बनाती हैं, इसी गवर्नर को रिटेन करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं इसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका कुंडी साहब। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात के बाद
केपी में बनने वाली पीटीआई की हुकूमत मुसलसल खबरों में है। कभी सूबाई काबीना में मरकजी कायदीन के अजीज़ रिश्तेदारों को शामिल करने पर एतराज़ात सामने आते हैं, तो कभी सवाल उठते हैं कि मुखालिफ इत्तेहाद की हुकूमत होते हुए केपी और वफाक के दरमियान जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसे होगा। अब नया तनाज़ा ये है कि सेनेट इलेक्शन से पहले केपी में ख़वातीन और अक़लियतों की 24 मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, इस पर अरकान का हल्फ उठाना ज़रूरी है, लेकिन केपी हुकूमत इसमें ताख़ीर चाहती है ताकि अपोजिशन जमातों को ये सेनेट की सीटें ना मिल सकें, उनको नुकसान हो और सेनेट इलेक्शन में 1 या 2 सीटों तक ही अपोजिशन महदूद रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तमाम रिजर्व सीट्स अपोजिशन जमातों को मिल चुकी हैं। सवाल ये है कि मखसूस सीटों पर हल्फ उठाना ये ज़ाहिर है अरकान का एक हक है, तो अली अमीन गंडापुर साहब हुकूमत की जो हुकूमत है वो इसमें क्यों रुकावटें खड़ी कर रही है। मखसूस सीटों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर गुलाम अली सूबाई असम्बली ने आज इजलास बुलाया, तो गंडापुर हुकूमत ने इजलास बुलाने से इनकार किया और ये एतराज़ उठाया कि गवर्नर सूबाई हुकूमत की मंशा के बगैर असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। ये जो मामला है, स्पीकर केपी असम्बली ने महकमा कानून से पूछा, राय मांगी कि क्या गवर्नर का इजलास बुलाना आइन और कानून के मुताबिक है, तो वजारत कानून की इस पर राय आने से पहले ही अपोजिशन जमातों ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ अब अदालत जाने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, सवाल यह है कि सूबाई असम्बली को अवामी मसाइल हल करने की बजाय जो है ना वो सियासी अखाड़ा ये जो बना रहे हैं, ये कहाँ की दानिशमंदी है, कहाँ की सियासत है, ये जो महाजराई का रास्ता है केपी हुकूमत मुफाहमत की बजाय ये क्यों इस रास्ते पर चल रही है। अमन अमान की जो सूरत हाल है वो भी संगीन है। ऐसे में कौमी वसाइल को सियासी तनाज़ात में झोंक देना ये क्या ठीक है? क्या 5 साल अवाम जो है वो यही कुछ देखते रहेंगे? सूबाई असम्बली का इजलास ना बुलाकर और कोरम की निशानदही करके हुकूमत कब तक अपोजिशन जमातों को इजाफी मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने से रोक सकती है? मैं बात करूंगी, इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं केपीके के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम साहब। ये क्यों आप लोग जो है वो इजलास नहीं बुला रहे हैं? सिर्फ 3-4 सीटों का जो मामला है कि वो अपोजिशन को 3-4 सीटें मिल ना जाए सेनेट की, तो इजलास आप लोग नहीं बुला रहे हैं। इस पर अब जो अपोजिशन है उसने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। असल में ये मामला यहाँ से शुरू हुआ कि चूंकि आपको पता है हमारा आईन, हमारा पार्लिमानी निज़ाम में सदर और गवर्नर जो होते हैं सूबे के, वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, तो उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम या चीफ मिनिस्टर सूबे में चलना पड़ता है। जो भी है, इवन वो अगर किसी यूनिवर्सिटी में वीसी का जो ओहदा देते हैं वो भी ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर होता है। तो इस लिहाज से इन्होंने जी अपने आप से एक नोटिफिकेशन निकाला गवर्नर साहब ने, और नोटिफिकेशन में उन्होंने अपोजिशन की रिक्विजिशन का लेटर का हवाला दिया, और वो भी इस अंदाज से चलिए, वो तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि इजलास बुलाया जाए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि स्पीकर ने कहा कि हम वजारत कानून से जो है वो महकमा कानून से राय मांगते हैं कि क्या इनका गवर्नर साहब का इजलास बुलाना क्या ये आईनी है। तो वो तो जरा बताएं ना, वो महकमा कानून ने क्या राय दी फिर उस पर? आप वजीर कानून है, आपको पता होगा। मैं जी यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो तरीक़ेकार गलत था, क्योंकि गवर्नर साहब को जो भी अगर सेशन समन करना हो, जो भी तरीक़ाकार करना हो, वो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर होगा। तो इन्होंने जी जो चक्कर चलाया वो तरीक़ाकार गलत है। उन्होंने रिक्विजिशन ऑफ अपोजिशन, और वो भी असल में आईन में क्लियर कट ये मेंशन है 105 में, 129 आर्टिकल में, 130 आर्टिकल में ये क्लियरली मेंशन है पावर ऑफ गवर्नर्स और पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, कि वो जो भी एक्ट करेंगे वो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट करेंगे। तो उन्होंने जो ये समन किया सेशन, ये गलत अंदाज। अच्छा, तो कब तक रोकेंगे आप लोग फिर कैसे, क्या इंतजार करेंगे, कब तक रोकेंगे? 2 अप्रैल को तो इंतखाबात हैं, आप कह रहे हैं तरीक़ेकार गलत है। वो गवर्नर ने अगर कुछ भी करना है, एडवाइस लेनी है, वो पाबंद है कि वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो कब तक रोकेंगे आप? चीफ मिनिस्टर तो इस सिचुएशन में देंगे ही नहीं, वो तो इजाजत ही नहीं देंगे।
नहीं, अभी जी जरूरत ही नहीं है कोई सेशन की। इंशाल्लाह हम सेनेट के इलेक्शन के लिए सेशन जरूर बुलाएंगे। वो एक पोलिंग स्टेशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन हलफ नहीं उठाने देंगे। जो मखसूस नशिस्तों के लोग हैं जिनका हक है अरकान का हल्फ उठाना, उसके लिए आप लोग इजलास नहीं बुलाएंगे? असल में मैडम हो सकता है ये आपके पास मालूमात ना हो, ये इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऑटोमेटिकली उनके रिजर्व सीट डिक्लेयर किए, जो कि गलत तरीका है। एक पार्टी, एक तो वो अलग बहस है कि फॉर्म 47 पे वो 5 सीटें ले लेती है और उनको 8 रिजर्व सीट मिल जाते हैं। ये कहाँ का तरीका है? दूसरी बात, ये तो पूरे पंजाब में भी मिली है, सिंध में भी मिली है, बलूचिस्तान में भी मिली है, हर जगह मिली है। होगी कि अभी तक रिटर्न फैसला नहीं आया हाई कोर्ट से, तो किस तरह ये नोटिफाई कर सकते हैं रिजर्व सीट्स? दूसरी बात कि रिजर्व का जो मामला है, ओथ का जो मामला है, वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पहले हाई कोर्ट को डिसीजन होने दें, उनका रिटर्न फैसला आ जाए। अभी तक कोई रिटर्न फैसला नहीं आया जी, तो किस तरह ये ओथ ले सकते हैं जी? बाकी सूबों में, विफाक में तो मखसूस जो नशिस्तों के लोग हैं अरकान, उन्होंने तो हल्फ उठा दिया है। मसला सिर्फ अब आप लोगों ने केपी में बनाया हुआ है। जी, तो मैडम हुकूमत तो ठीक ठाक चल रही है, मसला यही लोग बना रहे हैं। हमारा ये मौकफ है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व मामला जो हैं उनके डिसीजन आने दें। जब वहां से फाइनल होगी तो बिल्कुल उनका औत भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन डिस्कनेक्शन है मुझे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैडम आपको हैरानगी होगी कि अभी तक हाई कोर्ट का रिटर्न कोई फैसला नहीं आया, तो किस तरह इनसे हम हल्फ लें? और दूसरी बात सेशन बुलाने की, तो सेशन जरूर हम बुलाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इलेक्शन के लिए हम बुलाएंगे। इसके अलावा रिजर्व सीट का जो मामला है, आपको पता है कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया, तो ये तो हमारा हक है कि हमें मिल जाए, और अगर हमें नहीं मिलता तो ये कहाँ का तरीका है कि तो ये हक तो फिर आप लोगों को विफाक में भी लेना चाहिए, ये हक तो आपको फिर पंजाब में भी लेना चाहिए, विफाक में भी लेना चाहिए। वहां पे मैडम एक मामला अलग है, वो तो ऑलरेडी हमारे केसेस ट्रिब्यूनल में है। यहाँ पे इनको क्या जल्दी है इलेक्शन कमीशन को कि वो अपने डिसीजन के बाद एकदम हमारा केस खारिज कर देते हैं इलेक्शन कमीशन से प्रोविंशियल लेवल पे, और वो उनको नोटिफाई कर लेते हैं। उनको इंतजार करना चाहिए था हाई कोर्ट के फैसले का, तो आप लोग 2 अप्रैल से पहले इजलास सुन लेना, मेरी बात सवाल सुन लेना। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 अप्रैल तक रिटर्न डिसीजन नहीं आता हाई कोर्ट का, जो बात आप कर रहे हैं, और 2 अप्रैल को इलेक्शंस होने हैं सेनेट के, तो आप तब तक सेशन नहीं बुलाएंगे और जो अरकान है वो हल्फ नहीं उठाएंगे, ऐसे ही है? ऐसे ही है मैडम, अभी जरूरत ही नहीं है हल्फ उठाने की और सेशन बुलाने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम खान, वजीर कानून केपी के मेरे बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।